कक्षा 10वीं हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भाग 1 कराने जा रहा। चलिए देखिए क्या है ये है हिंदी 6 कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है जो देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके अंदर। तो पहला प्रश्न है, ये 1-1 नंबर का है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सी कुमार के पिता का नाम था, क्या नाम था वो बताना है आपको। ये रामचरण था उसका। दूसरा है, घीसा के ने अंतिम विदाई में अपने गुरु माँ को भेंट दी, क्या भेंट दी है वो बताना है। तो तरबूज भेंट दिया था। नंबर 3 है, कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होता है, क्या समाहित होता है वो बताना है आपको। तो नाभि समाहित होती है। नंबर 4 है, बालारूढ़ शब्द का अर्थ है, बालारूढ़ शब्द का अर्थ क्या है। तो ये है आपका उगता हुआ सूरज। नंबर 5 है, खिड़की से लेखक को सर्वप्रथम दिखाई दिया, क्या चीज दिखाई दी वो बताना है। तो बांस का पेड़ दिखाई दिया। चलते हैं खाली स्थान की तरफ, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है नंबर 1, गृह प्रवेश कविता छंद में लिखी गई है, कौन से छंद में लिखी गई है ये बताना है। ये है मुक्तक, मुक्तक छंद में लिखी गई है। नंबर 2 है, नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर ऋषि की तपस्या भूमि है, तो कौन सी है ये। मार्कंडेय है कि मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भूमि है। नंबर 3 आता है, जीवन रूपी झरने के 2 किनारे हैं, तो कैसे हैं, सुख दुख, सुख और साथ में दुख भी आएगा। चलिए नंबर 4, अपनी अपनी बीमारी पाठ के लेखक हैं, कौन है पाठ के लेखक। तो ये है हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई जी हैं। नंबर 5 है, शब्द के अंत में आने वाले शब्दांश को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है आपको। तो इसको हम प्रत्यय कहते हैं बच्चों, प्रत्यय। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो चुकी है। अब आगे चलते हैं नंबर 3 में, यानी स है, उचित संबंध जोड़िए। तो क और ख है दिया हुआ। तो सबसे पहले नंबर 1 है, गवाक्ष। गवाक्ष जो है वो खिड़की के लिए कहा जाता है, डी ऑप्शन इसमें सही है। तो ये आपका पहला नंबर होगा। दूसरा है, शहीद वीर नारायण सिंह। शहीद वीर नारायण सिंह ये है कोमा खान के जमींदार थे। ये सोना खान है बच्चों, सोना खान के जमींदार थे, यार ध्यान रखना ये सोना खान है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सोना खान के जमींदार थे, तो ये इसको सही कर दीजिएगा, इसके जमींदार थे। तो ये यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा, दूसरा नंबर आएगा। अब अगर नंबर 3 है, धरती का हीरा, किसको धरती का हीरा बोला गया है। तो ये है मनुष्य को बोला गया, तो ये नंबर 3 है हमारा। अब इसके बाद आता है नंबर 4, मीरा के आराध्य। मीरा के आराध्य कौन है वो बताना है आपको। तो ये है श्री कृष्ण, तो ये नंबर कौन सा आएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब नंबर 5 है, एक था पेड़ और एक था ठूंठ। तो इसके कहानी में जो है श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे आपका 5वां नंबर आएगा। चलिए प्रश्न चल रहा है, आप भक्ति काल के किन्हीं 2 कवियों के नाम व उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो ये उत्तर है कवि का नाम और रचना का नाम। नंबर 1 है सूरदास, सूर सारावली लिखी है रचना। तुलसीदास ने क्या लिखा है, रामचरितमानस लिखा है। प्रश्न है, कवि नागार्जुन ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है। उत्तर है, कस्तूरी मृग अपने नाभि की सुगंध से उन्मादित हो जाते हैं और दुर्गम घाटियों में दौड़ते हैं, उनके उन्माद के कारण उनका वर्णन किया गया है। बीमारी शब्द को लेकर हरिशंकर परसाई ने किन किन शब्दार्थों में प्रयोग किया है। तो उत्तर ये बीमारी शब्द को लेखक ने महत्वाकांक्षा, अपेक्षा और प्राण घातक आदि संदर्भों में प्रयोग किया है। प्रश्न है, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था। तो ये बताना है, माटी वाली का कंटर टीन के कनस्तर के ऊपर के ढक्कन को काटकर बनाया गया था। उसमें लाल चिकनी मिट्टी भरी रहती थी
उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया जाता था। कविता गृह प्रवेश में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई हैं? तो उत्तर है ये दोनों समारोह के बाद घर लौट जाते हैं, कवि के घर का सूनापन वैसा ही रह जाता है। अगला है घीसा कक्षा लगाने के पूर्व क्या तैयारी करता था? घीसा कक्षा लगाने के पूर्व क्या तैयारी करता था? तो उत्तर है घीसा कक्षा लगाने के पूर्व पीपल की छाया को गोबर व मिट्टी से लीपता था, फिर नहाकर कक्षा में आकर बैठता था। प्रश्न है वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे? तो उत्तर है ये वीर नारायण सिंह को पूर्वजों से प्राप्त गुण निम्न प्रकार थे। नंबर 1 अन्याय व शोषण का विरोध, नंबर 2 धैर्य एवं साहस, नंबर 3 नेतृत्व क्षमता, नंबर 4 लोकप्रियता और नंबर 5 है प्रजा हितैषी। प्रश्न है अंग्रेजों के दावत पर आने के पहले बाबा ने कौन सी तस्वीर हटा दी थी? उन्होंने उस तस्वीर को क्यों हटवाया होगा? अपना विचार लिखिए। तो उत्तर है अंग्रेजों के दावत पर आने के पहले बाबा ने जलियांवाला बाग कांड की तस्वीर इसलिए हटा दी थी क्योंकि उसमें अंग्रेजों की क्रूरता की निशानी थी। उस तस्वीर से उनके देशभक्त होने की खबर अंग्रेजों को लग जाती तथा वे ब्रिटिश सरकार के विरोधी हैं यह जानकारी भी मिल जाती। उस समय लोग खुलकर अंग्रेजों का विरोध करने से डरते थे। रीतिकाल की 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है रीतिकाल की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इस काल में प्रायः सभी कवि आचार्य पहले थे और कवि बाद में। उनकी कविता पांडित्य के भार से दबी हुई थी। नंबर 2 है श्रृंगार प्रियता। सभी कवियों ने श्रृंगार में अतिशय रुचि दिखाई है। नंबर 3 है अलंकार प्रियता। इस काल की अलंकारिकता का चमत्कार प्रदर्शन मुख्य प्रवृत्ति है। अनुप्रास की छटा, यमक की झलक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि नाना अलंकारों के चमत्कार से रीतिकाल की कविताएं चमत्कृत है। लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने क्या क्या सुझाव थे? तो उत्तर है शरद बाबू ने सुझाव दिए कि जो लिखोगे अपने अनुभव से लिखना, किसी को दिखाने या सुनाने की आवश्यकता नहीं है। लिखित साहित्य को अपने पास रखना, उसे बार बार पढ़कर संतुष्ट हो जाओ तो दूसरों को दिखाना। अपनी कलम से या अपने लेख के माध्यम से कभी किसी की बुराई मत करना, कभी किसी से उधार मत लेना। राणा ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों भेजा होगा और मीरा उस विष को पीते हुए क्यों हंसी? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है ये मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर परिवार छोड़कर चली गई। राणा ने इसको लोकलाज के विरुद्ध समझा और मीरा को समाप्त करने के लिए विष का प्याला भेजा। मीरा उस विष को कृष्ण का प्रसाद समझकर पी गई, किंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस प्रकार कृष्ण का मीरा पर अन्योन्य प्रेम था जिससे कोई अलग नहीं कर सका। बादल को घिरते देखा है। कवि के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है ये निर्मल पर्वत शिखर पर बादल घिरते हैं। बादल में स्थित वाष्प कण मोती जैसे ओस के समान कमल के फूलों पर गिरते हैं। वर्षा की उमस से प्रभावित पंछी सरोवर के जल में कीड़े मकोड़े खोजते हैं। इसी सरोवर में हंस भी तैरते हैं। हवा मंद गति से बहती है। उगते सूर्य की किरणों से तालाब का कमल स्वर्णिम दिखाई देता है। रात भर अलग रहने वाले चकवा चकवी का सुबह क्रंदन बंद हो जाता है। वे शैवाल पर प्रणय कीड़ा करते हैं। दुर्गम घाटी में कस्तूरी मृग अपनी ही कस्तूरी की सुगंध से उन्मादित होकर दौड़ते हैं और कस्तूरी न दिखने पर चिढ़ जाते हैं। यहाँ प्रकृति भी बादलों के गिरने पर उन्मादित हो जाती है। कवि नागार्जुन ने बसंत ऋतु के जिस दृश्य सुप्रभाव का वर्णन कविता में किया है उसका अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है ये कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में वायु मंद गति से प्रवाहित होती है।
उगते सूर्य की किरणों से पर्वत की चोटियां स्वर्णिम दिखाई देती हैं। एक दूसरे से अलग रहकर रात बिताने का अभिशाप प्राप्त चकवा चकवी प्रातः काल होते ही क्रंदन बंद करते हैं और सुबह होते ही सरोवर के पास शैवाल की हरी धरी पर प्रणय क्रीड़ा करने लगते हैं। पाठ अपनी अपनी बीमारी में दिया गया शोक समाचार बड़ी प्रसन्नता की बात है से क्यों शुरू हुआ है, अपना तर्क दीजिए। तो उत्तर है ये लेखक ने व्यंग के माध्यम से यह बतलाना चाहा है कि सामान्य व्यक्ति पर यदि टैक्स लगे तो प्रसन्नता की बात होगी। लेखक ने टैक्स चोरी करने वालों पर व्यंग कसा है कि अपार धन संपत्ति के होने के बाद भी टैक्स देने में आनाकानी करते हैं। अंग अंग में लगे सांपों को चूस रहे पंक्तियों में जनता के किस प्रकार के शोषण की ओर अंकित किया गया है। आपके मत में यह शोषण किन किन के द्वारा होता रहा होगा। तो उत्तर है ये इन पंक्तियों में जनता के शारीरिक और आर्थिक शोषण का वर्णन किया गया है। यह शोषण पूंजीपति भूस्वामी सामंत आदि के द्वारा किया जाता है। गंगुआवत मया भवक जाए पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है। इस कथन का क्या उद्देश्य है। उत्तर है इस कथन का उद्देश्य है कि तुम्हारे स्नेह से लोगों में माया का प्रेम का संचार होगा। जाना है दुनिया ले सबला पंक्ति का भाव विस्तार से कीजिए। तो उत्तर है इसका संसार नश्वर है, सबसे हंसी खुशी के साथ और मिल जुल कर रहो, व्यवहार किसी साथ जाएगा, धन दौलत नहीं जाएगी। कवि आरसी प्रसाद सिंह ने अब जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों में की है अपने शब्दों में लिखी है। तो उत्तर है ये कवि ने जीवन की समानता झरने के दोनों तटों बाधाओं गतिशील जल में युवावस्था के समान मस्ती से की है। दृढ़ता और दृढ़ता में फर्क हो। पाठ एक था पेड़ और था ठूंठ में किस प्रकार से बताया गया है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है ये दृढ़ता अपने आप में पूर्ण होना या स्पष्ट होना है, किंतु जड़ता जिद और अड़ियल की निशानी है। इस पाठ एक था पेड़ और था ठूंठ में लेखक ने जीवन को दृढ़ और आत्मा को जड़ बताया है। अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र लिखिए। तो ये उत्तर है हमारे पास। देव हो छग दिनांक जो भी डालना है इसमें अनुप्रिय अनुज शिव शिवांश शुभ आशीष। मैं यहाँ कुशल से हूँ एवं तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। तुम पढ़ाई के साथ साथ साहित्य का भी अध्ययन किया करो, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो भी अच्छा व बुरा होता है साहित्य उसे सत्यता के साथ दिखाता है। साहित्य के अध्ययन से ही समालोचनात्मक चिंतन बनता है, शक्ति व सृजनात्मक का विकास होता है, वह हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आता है, हमारी सोच का दायरा व्यापक हो जाता है। हम समाज, राजनीति, अतीत और आसपास के परिवेश को अधिक बेहतर समझने योग्य बन जाते हैं। इसी के साथ तुम्हारा भाई विशु, अपना नाम या जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं यहाँ पे। स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये उत्तर है सेवा में प्राचार्य महोदय, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला जगदलपुर। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं। विषय है इसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। अब है ये महोदय, निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण बिलासपुर हो गया है। मैं आपकी शाला में कक्षा 10वीं अ की नियमित छात्रा हूँ। मैं आगे की पढ़ाई अपने माता पिता के साथ बिलासपुर में रहकर करना चाहती हूँ, अतः मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। महोदय पायल अवस्थी और कक्षा 10वीं अ और दिनांक जो भी डालना है वो आप डाल दीजिएगा, दिनांक के बिना नहीं छोड़िएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर यानी कोई से 5 देने हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्लास्टिक अपने उत्पादन से लेकर डिस्पोजल तक सभी अवस्थाओं में पर्यावरण और समूचे परिस्थिति तंत्र के लिए खतरनाक है। इसका निर्माण पेट्रोलियम से प्राप्त रसायनों से होता है, अतः पर्यावरणविदों का मानना है कि यह उत्पाद अवस्था में ही ऊर्जा के पारंपरिक
अनवीनीकरण स्रोतों को क्षय करता है। इससे निकलने वाली जहरीली गैसें स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। प्लास्टिक को अपघटित होने में 500 वर्ष लगते हैं। यह मिट्टी को प्रदूषित करता है और सतही जल को बेकार करता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अनुपयोगी प्लास्टिक के पुनः उपयोग चक्रण की तकनीकी का विकास किया जाना चाहिए, जिससे इसका पुनः प्रयोग किया जा सके। उदाहरणार्थ, बेकार प्लास्टिक का 75% हिस्सा सस्ती चप्पलें बनाने में किया जा रहा है। तो प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक है प्लास्टिक का दुष्प्रभाव। वह है प्लास्टिक को लेकर पर्यावरणविदों की मान्यता क्या है। तो उत्तर है ये, प्लास्टिक को लेकर पर्यावरणविदों का मानना है कि यह उत्पादन अवस्था में ही ऊर्जा के पारंपरिक अनवीनीकरण स्रोतों का क्षय करता है। इससे निकलने वाली जहरीली गैसें स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। में है, प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल किस वस्तु के निर्माण में किया जाता है। तो प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल सस्ती चप्पलें बनाने में किया जाता है। अब और 2-3 प्रश्न है इसमें। प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है, प्लास्टिक मिट्टी और जल को किस प्रकार हानि पहुंचाता है, और अनुपयोगी का विलोम शब्द लिखिए। तो चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। यह है, प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोलियम से प्राप्त रसायनों से होता है। नंबर अगला है, प्लास्टिक मिट्टी को प्रदूषित, बंजर और सतही जल को बेकार करता है। अनुपयोगी का उपयोगी होगा ये विलोम शब्द। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों का निबंध किए। तो पहला है जीवन में खेलों का महत्व। तो उत्तर चलते हैं, जीवन में खेलों का महत्व। तो रूपरेखा ले लेते हैं। पहले प्रस्तावना, खेलना मानव मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति। नंबर 2, खेलों के विषय में पुराना दृष्टिकोण। नंबर 3, खेलों के विषय में नया दृष्टिकोण। नंबर 4, खेलों के चुनाव की उपयुक्तता। और नंबर 5 है उपसंहार। एक एक को लेते हैं, जरा प्रस्तावना लेते हैं। मनुष्य में ही नहीं, प्राणी मात्र में खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मनुष्य के बच्चे, कुत्तों के पिल्लों, बिल्ली के बच्चों, गाय के बछड़ों इत्यादि सभी में दौड़ने, कूदने, कृत्रिम लड़ाई लड़ने, प्रतियोगिताएं करने इत्यादि की प्रवृत्ति देखी जाती है। मानव का बच्चा अकेला होता हुआ भी मिट्टी के खिलौने बनाएगा, लकड़ी के डंडे को घोड़े की भांति चलाएगा तथा हाथ पांव मारेगा। एक से अधिक बच्चे होने पर तो उन खेलों के खेल अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। बच्चों की जितनी प्रवृत्ति खेलकूद में देखी जाती है, उतनी खाने पीने, पहनने और सोने में नहीं देखी जाती है। पढ़ने लिखने की तो बात ही और है। हम देखते हैं कि खेलते कूदते बच्चे खाना पीना भी भूल जाते हैं। निसंदेह खेलने में मानव मात्र को मनोरंजन प्राप्त होता है। यही कारण है कि बच्चे ही नहीं, प्रौढ़ व्यक्ति भी इनकी ओर प्रवृत्त होते हैं और अवसर मिलने पर अपनी अवस्था के अनुकूलन खेलों में भी भाग लेते हैं। खेलों के विषय में पुराना दृष्टिकोण देखते हैं। पुराने लोग क्या सोचते हैं वो देखिए। शिक्षा में खेलों के स्थान होने पर पुरानी पीढ़ी के लोगों के क्या कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, जैसे विचार थे वे लोग खेलने कूदने की पढ़ाई लिखने में बाधक समझते थे। अतः खेलों का कोई व्यक्तिगत रूप बच्चों के सम्मुख नहीं रखा जाता था। पढ़ो और पढ़ो, यह नारा बच्चों को किताबी कीड़ा तो बना सकता था, परंतु मानव की चौमुखी उन्नति नहीं कर सकता था। अतः प्राचीन समय की शिक्षा में खेलों के स्थान के प्रति अत्यंत खराब रवैया था। तो खेलों के विषय में नया दृष्टिकोण देखते हैं जरा। वर्तमान में शिक्षा शास्त्रियों एवं बुद्धिजीवी वर्ग के ने इस तथ्य को समझा कि केवल पढ़ाई द्वारा ही नहीं मानव की चौमुखी उन्नति संभव नहीं है, वरन उनमें खेलों का भी अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। अतएव आज खेल शिक्षा के सहायक समझे जाते हैं, विरोधी नहीं। जब छात्र अन्य छात्रों के साथ खेलता कूदता है तो उसे अपने सखा साथी मिल जाते हैं। उनके साथ कैसा व्यवहार करना है या करना चाहिए और कैसा नहीं, इस बात की भी उसे शिक्षा मिलती है। इस प्रकार के खेलों में कोई मध्यस्थ और कुछ प्रतियोगी होते हैं। खेलता हुआ छात्र अनुशासन में रहना सीखता है और इस प्रकार उसका सामाजिक विकास होता है। अतः खेल सामाजिक शिक्षा का अविभाज्य अंग है। खेलों में हार जीत का होना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में खेद
या हर्ष को संयमित रखना और संकटों में न घबराना आदि गुण खेलों द्वारा अच्छी तरह सिखाए जा सकते हैं। अतः एक उक्त है कि नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में नहीं हराया गया था, अपितु ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के खेल के मैदान में हराया था, जहां नेपोलियन विजेताओं में खेलों द्वारा धैर्य और साहस के गुणों का विकास हुआ था। खेलों द्वारा शरीर स्वस्थ एवं पुष्ट होता है, इसमें निसंदेह का कोई स्थान नहीं है। खेलने वाले छात्र चुस्त तथा स्वस्थ होते हैं, उनकी पाचन शक्ति तीव्र होती है और भविष्य में भी वे स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने की कला सीख लेते हैं। खेलों के चुनाव की उपयुक्तता। खेलों द्वारा मनोवांछित फल तभी प्राप्त हो सकते हैं जब खेलों का चुनाव बुद्धिपूर्वक किया जाए। कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, आंख मिचौली, कोलड़ा छुपाकी आदि खेल छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हैं, अतः इन्हें शिक्षा में स्थान मिलना ही चाहिए। उपसंहार इस प्रकार स्पष्ट है कि पढ़ाई शिक्षा में चहुमुखी उन्नति के लिए मात्र पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, वरन खेलों की भी अति आवश्यकता है। इससे बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है, अतः खेल शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समय का सदुपयोग। चलो देखते हैं। समय ही धन है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो समय धन की अपेक्षा अधिक कीमती है। नष्ट हुआ धन तो पुनः अर्जित किया जा सकता है, किंतु बीता हुआ समय वापस नहीं आता। समय तो ईश्वर की अतुलनीय देन है, जिसे न बढ़ाया जा सकता है और न ही कम किया जा सकता है। मानव के जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है। यदि एक क्षण का भी दुरुपयोग होता है तो मानव सभ्यता का विकास चक्र शिथिल हो जाता है। एक पल की शिथिलता जीवन भर के पश्चाताप का कारण बन जाती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है, समय चूक नहीं, सम चूक नहीं, समय चूक सम चूक नहीं। अर्थात समय गंवाने की भूल सबसे बड़ी भूल है। बीता हुआ क्षण दोबारा नहीं मिल सकता। मानव जाति में अंतरिक्ष के रहस्यों को खोज निकालने की होड़ लगी है। इनमें से वही सफलता प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो समय का उचित उपयोग करेगा। जीवन के प्रत्येक पल का उपयोग करने वाला ही सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है। विधाता की ओर से हर प्राणी के जीवन के क्षण निश्चित हैं। जीवन में कार्य का बोझ उतना होता है कि उसे थोड़े समय में ढो पाना कठिन हो जाता है। समय केवल उसका साथ देता है जो उसके मूल्य को पहचान कर उसका उचित उपयोग करता है। जीवन का एक एक पल बहुमूल्य है। गांधी जी महापुरुष इसलिए बन सके क्योंकि वे एक एक मिनट का हिसाब रखते थे। कहा गया है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। अर्थात खेती सूख जाने पर वर्षा होने का कोई लाभ नहीं होता। इस उक्त का अर्थ अत्यंत व्यापक है। किसी भी कार्य को संपन्न करने का एक निश्चित समय होता है। उस समय के निकल जाने के बाद यदि कार्य हो भी जाए तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। उपयुक्त समय पर उपयुक्त कार्य करना चाहिए। रोगी के मर जाने पर उसे औषधि प्रदान करने से कोई लाभ नहीं होता। फिर तो वही बात होती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आग लगने पर कुआं खोदने वाला व्यक्ति कभी भी अपना घर नहीं बचा पाता है, उसका सर्वनाश निश्चित होता है। जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में भी अध्ययन नहीं करता, वह परीक्षा परिणाम घोषित होने पर आंसू ही बहाता है। जो समय नष्ट करता है उसे समय नष्ट कर देता है। सिसरो ने समय को सत्य का पथ प्रदर्शक माना है। समय एक संपत्ति है। जिस समय पर किया गया थोड़ा सा कार्य मनुष्य को अनेक कठिनाइयों से बचा लेता है। मेसन का विचार है कि स्वर्ण का प्रत्येक अंश जिस प्रकार मूल्यवान होता है, उसी प्रकार समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो समय को बचाता है उसे सम्मान देता है, समय भी उसकी रक्षा करता है। वस्तुतः व्यक्ति को उचित समय पर ही सभी कार्य कर लेने चाहिए। समय बीत जाने पर तो व्यक्ति पश्चाताप ही करता रह जाता है। कहा भी गया है,
वक्त की बात है, वक्त खुदा होता है, वक्त के हाथ में सब कुछ लिखा होता है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत या स्वच्छ भारत अभियान। चलिए देखते हैं प्रस्तावना इसका। मनुष्य को पवित्रता, स्वच्छता और सुंदरता पसंद है। स्वच्छता से मनुष्य का जीवन स्वस्थ बनता है। इसी कारण स्वच्छता हमारे लिए अनिवार्य है। स्वच्छता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, परंतु स्वच्छता जितनी मूल्यवान है उतना ही कठिन है। उसे बनाए रखना, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए निरंतर श्रम और साधन की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से हमारा भारत प्राकृतिक रूप से सुंदर होते हुए भी गंदगी और अस्वच्छता का घर बनकर रह गया है। किसी विदेशी पर्यटक ने व्यंग करते हुए कहा है, भारत एक खुले शौचालय की तरह है जहां कहीं भी गंदगी की जा सकती है। अभियान का उद्देश्य। वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान छेड़ा, स्वच्छ भारत। इनका उद्देश्य था भारत को स्वच्छ बनाना, उस पर से गंदगी का कलंक हटाना। यह काम तब संभव नहीं था जब तक कि देश को स्वच्छ रखने योग्य साधन न हो। यहाँ के ग्रामीण लोग घर में शौचालय न बनवाकर बाहर खुले में शौच करने के आदी रहे हैं। वे इसे ठीक भी मानते हैं। उनके अनुसार घर में शौचालय बनाना घर को अस्वस्थ बनाना है। ऐसे वातावरण में पूरे भारत की आदत को बदलना समुद्र की छाती में कील ठोकना था। गंदगी के कारण। भारत में गंदगी के 3 कारण हैं। नंबर 1, जनसंख्या का दबाव। जहां आवश्यकता और साधनों से अधिक जनसंख्या होती है वहां लाखों चाहो गंदगी फैलती ही फैलती है। यदि दिल्ली की जनसंख्या में हर साल लाखों नागरिकों की वृद्धि ना होती तो वहां कूड़े के पहाड़ ना खड़े होते। दूसरा कारण है हमारी गरीबी और साधनों का अभाव। जहां लोगों के पास पेट भरने के लिए साधन नहीं है, वे घर में शौचालय कैसे बनवाएं। तीसरा कारण है हमारी सोच। स्वच्छता हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। दुष्परिणाम। गंदगी का दुष्परिणाम यह होता है कि जनजीवन में बीमारियां फैलती हैं, मन में अशांति और उथल पुथल रहती है। कितने ही मजदूर दम घोटू वातावरण में काम करने के कारण मर जाते हैं। अस्वच्छता के कारण जीवन में रुचि भी कम हो जाती है। यदि हमारे घर स्वच्छ हो तो हमारा मन लगता है। यदि घर में सब जगह गूदड़ बिछे हो तो उसे छोड़कर जाने का मन करता है। निवारण के उपाय। घर में से गंदगी मिटाने का पहला उपाय है घर में शौचालय बनवाना। गली, बाजार और सार्वजनिक स्कूलों को स्वच्छ रखने के लिए भी सार्वजनिक शौचालय बनाना पहली जरूरत है। मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत करोड़ों शौचालय बनवाकर एक अभूतपूर्व काम किया है। सरकार ने शहरों में जगह जगह कूड़ेदान रखवाए, गंदगी के निस्तारण के उपाय किए जा रहे हैं, गंगा को स्वच्छ करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस क्षेत्र में सरकार के साथ साथ समाज भी आगे बढ़कर कार्य कर रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वच्छ ही नहीं स्वास्थ्य राष्ट्र की श्रेणी में गिना जाने लगेगा। उपसंहार। स्वच्छता कुछ समय का अभियान नहीं है, यह रोज रोज नहाने धोने जैसे निरंतर करने जैसा कार्य है। इसे अभियान नहीं स्वभाव का हिस्सा बनाना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गुरवा, घुरवा, बारी। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने सत्ता संभालते ही छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरुवा, घुरवा और बारी एला बचाना है संगवारी नारा दिया और एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का सराहना अन्य प्रदेशों में भी की जा रही है। सराहना जो है अन्य प्रदेशों में भी की जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने में इस योजना का महत्वपूर्ण भूमिका होगी तथा छत्तीसगढ़ के निवासी एवं रहवासियों को विकास का लाभ मिल सकेगा। यहाँ की 85% आबादी गांव में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि को बढ़ावा देने की महत आवश्यकता है।
क्या है नरवा, गरवा, गुरवा, बारी? तो देखते हैं। नरवा अर्थात नाला। आवश्यकता अनुसार नालों तथा नालों में एवं नहरों में चेक डैम का निर्माण किया जाएगा ताकि बारिश के पानी का संरक्षण हो सके और आवश्यकता अनुसार उस पानी का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जा सके व किसान को दोहरी फसल लेने में सुविधा हो सके। गरुआ पशु एवं गोठान, यह कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इसके तहत गांव में जो भी पशुधन है उन्हें एक ऐसा डे केयर सेंटर उपलब्ध करवाना जिसमें वे अच्छे से वातावरण में रह सकें और उन्हें चारा पानी अच्छे से उपलब्ध हो सके। इसके लिए गोठान निर्माण से लेकर आवश्यक संसाधन जमीन आदि गोपालकों को प्रदान किया जाना है। गुरवा, यह एक गड्ढा होता है जिसमें पशुधन के मल मूत्र एवं गोबर को इकट्ठा किया जाता है। इसमें गोबर गैस एवं खाद बनाया जाता है। यह खेती के लिए अच्छी खाद का निर्माण भी करता है। बारी मतलब बगीचा, यह घर से लगा एक बगीचा है जिसमें पोषण हेतु आवश्यक फल व फूल का उत्पादन किया जाता है। नरवा, गरुआ, गुरवा, बारी योजना के तहत बनने वाले गोठान का लाभ। नंबर 1, प्रत्येक गांव में बनने वाले गोठान में ग्रामीणों के पालतू पशुओं के साथ साथ आवारा पशुओं को गोठान में लाया जाएगा। दिन के समय अधिकांश पशुओं गोठान में ही रहेंगे जिससे पशुओं के द्वारा खेतों में फसल चरने की समस्या से किसानों को छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 2, गोठानों में कृत्रिम गर्भधारण के जरिए अच्छी नस्ल के सांडों का सीमेन उपलब्ध कराया जाएगा जिससे पशुओं की नस्ल में सुधार होगा तथा दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ेगी। नंबर 3, गोठानों में अधिक मात्रा में कंपोस्ट खाद का निर्माण होगा जिससे प्राकृतिक खाद की उपलब्धता बढ़ेगी तथा भूमि की उर्वरक क्षमता में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकेगी। नंबर 4 है, गोठानों में फलदार वृक्ष लगाए जाने से ग्रामीण बाजार में फलों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में रहेगी। नरवा, गरुआ, गुरवा, बारी योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट खाद का बनाना। प्रत्येक ग्राम में नरवा, गरुआ, गुरवा, बारी योजना के तहत 10-20 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। गोठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद के उत्पादन के लिए वर्मी किट प्रदान की जाएगी जिसके जरिए वहां वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जा सकेगी। नरवा, गरुआ, गुरवा, बारी के तहत पेड़ लगाना तथा उनका संरक्षण। जो लोग इस योजना के तहत रोजगार पाएंगे उन्हें पेड़ लगाने तथा उनको संरक्षित रखने के एवज में कुछ पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। नरवा, गरुआ, गुरवा, बारी योजना की विशेषताएं। नंबर 1, जिन गांवों में इस योजना का संचालन होगा उन गांवों में दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा जिससे गांव में समृद्धि आएगी। नंबर 2 है, गोठान के अतिरिक्त चारागाहों के लिए गोठान के नजदीक ही 5 से 10 एकड़ भूमि आरक्षित कर ली जाएगी जिससे पशुओं को सरकारी सहायता से बनने वाले विशाल चारागाह चरने के लिए मिल सकेंगे। नंबर 3, आवारा पशुओं को शरणस्थली मिल सकेगी। अभी पशु विशेषकर गाय तथा सांड एक गंभीर समस्या बन चुके हैं। यह खेतों में लगी फसल को चरने के साथ साथ रौंद डालते हैं तथा ग्रामीणों के पर हमला कर गंभीर रूप से घायल भी कर देते हैं। लेकिन गोठानों में रखे जाने से पशुओं को आश्रय मिलेगा तथा भोजन पानी की भी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना से भूजल संरक्षण, ऑर्गेनिक खेती में मदद, किसानों को द्विफसल लेने में आसानी तथा गोधन की उचित देखभाल हो सकेगी। किचन गार्डन बारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी तथा पोषण स्तर में सुधार आएगा। निश्चित ही यह योजना हमारे राज्य में फलती फूलती दिख रही है और इस योजना से छत्तीसगढ़ राज्य उन्नति के शिखर पर बढ़ता जा रहा है। विकास के पथ पर छत्तीसगढ़, देखते हैं क्या है इसमें दिया हुआ। अगला है ये आपका निबंध। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था और यहाँ का 26वां राज्य है। पुराने समय में यहाँ छत्तीसगढ़ थे, इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। यह क्षेत्र प्राचीन काल से भारत को गौरवान्वित करता रहा है। यह एक संसाधन संपन्न राज्य है। यह देश के लिए बिजली और इस्पात का स्रोत है। छत्तीसगढ़ भारत में सबसे तेजी से
विकसित राज्यों में से एक है। किसानों की कर्ज मुक्ति, गरीबों के लिए सस्ते अनाज, सरगुजा और बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों और प्रदेशों के अनुसूचित जाति बहुबल क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए विशेष विकास प्राधिकरण की स्थापना, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय और पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना आदि व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से की गई है। छत्तीसगढ़ की समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वन, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों की महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर कर रही हैं। महत्वपूर्ण योजनाएं देखो। नंबर 1, छत्तीसगढ़ के भुइयां कार्यक्रम में कंप्यूटरीकृत खसरा V1 की नकल उपलब्ध कराना है। नंबर 2, स्वास्थ्य से संबंधित मितानिन कार्यक्रम। नंबर 3, गृह लक्ष्मी योजना के तहत निःशुल्क रसोई गैस व चूल्हा प्रदान करना। नंबर 4, राज्य में दीदी बैंक का शुभारंभ। नंबर 5, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना। नंबर 6, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना। नंबर 7, ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि। नंबर 8, राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं के संपूर्ण विकास के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना। नंबर 9, छत्तीसगढ़ शासन राज्य के समस्त किसानों को 5 हॉर्स पावर तक सिंचाई पंपों के लिए निःशुल्क बिजली की व्यवस्था। और नंबर 10 है हरित क्रांति विस्तार योजना। नंबर 11 है 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना। नंबर 12, मुख्यमंत्री निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना। नंबर 13 है मिनी माता स्वावलंबन योजना। नंबर 14, तालाबों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा सरोवर धरोहर योजना। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोकहित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हमारा छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ ये आपका सेट खत्म हो रहा है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।